So welcome back once again in the last episode of MedicBird in Uncancering Conversation, Uncancering Cancer Conversation with Dr. Nitin Sinha. Thank you so much for being, till this episode, making conversation more beautiful. And thank you so much for watching this till the end, guys. So in this last episode, we are going to talk about urological cancer. So urological cancer क्या होता है, कौन से कैंसर उसमें आते हैं, उसमें सब के बारे में बात करेंगे. So yes, my first question is that what kind of cancer comes under urological cancers? Please enlighten us. What are they? What's the? Of course, शैतान सारे ही हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा painful कौन सा? So urological cancers, जैसा कि हमने अभी तक पिछली सीरीज में डिस्कस किया, it's a group of cancers. So urology आपको सबको पता है कि ब्रांच है जो मूत्राशय और उसके रिलेशन में अपन किडनी एंड पेशाब की थैली एंड अपना जो प्रोस्टेट यूरिनरी यानी कि पेशाब की नलकी या अपना पेशाब का बैग यूरिनरी ब्लैडर, इन सब के ऑर्गन्स की हम बात करते हैं, वो आपका यूरिनरी सिस्टम कंस्टिट्यूट करते हैं. तो इनमें से किसी का भी कैंसर बेसिकली एक अपना यूरिनरी कैंसर या यूरोलॉजिकल कैंसर में आता है. इसके अलावा मेल सेक्सुअल ऑर्गन्स लाइक टेस्टिस, सो से कैंसर्स भी they come under urological cancers. Okay. Yes. After hearing testis, I really remember the dialogue from Mirzapur series that in which Devendu Sharma says to one of his character that अबे गुटखा कम खाओ वरना I cannot say but testis का कैंसर हो जाएगा. So yes. So is it really true that गुटखा खाने से होता है? Because please tell मेरे सारे मावा खाने वाले कुछ people के लिए भी खास बहुत जरूरी है. So I was not aware of this. शायद तुमने मिर्जापुर को बड़े ध्यान से देखा है. जब मैंने मिर्जापुर देखा तो मुझे ये डायलॉग याद नहीं आया. मैंने जैसे बहुत लोगों ने देखा है. Anyways, on a lighter side, I don't know about tobacco खाने से. Tobacco smoke करने से, smoking is a risk factor. But खाने से डायरेक्टली रिलेशन है कि नहीं मुझे नहीं पता. But still I would like to use this line. जो भी लोग tobacco खाते हैं, because अगर इस तरह से एटलीस्ट tobacco खाना छोड़ देंगे, तो मुंह के कैंसर से एटलीस्ट कम से कम हो जाएगा. So, but tobacco smoking per se has a risk कि उससे पेशाब का, किडनी का कैंसर, पेशाब की थैली के कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, and to some extent टेस्टिस कैंसर का रिस्क बढ़ सकता है. Okay. Yes, and when we were discussing about robotic surgery, I remember that उसमें आपने बोला था कि किडनी जब किडनी का कैंसर होता है तो उसमें किडनी को बचाया भी जा सकता है, कैंसर प्रिवेंट कर सकता है. But I was wondering कि अगर किडनी को नहीं निकाल रहे और उसमें कैंसर फैला हुआ है, तो किडनी को भी बचा रहे हैं, तो कैंसर फिर बाकी के अंदर के बॉडी पार्ट में नहीं फैल सकता. So very intelligent question, but हम डॉक्टर भी थोड़ा सा इंटेलिजेंट हैं. Of course. So obviously जब वो ट्यूमर हम चूज करते हैं कि किस कैंसर में हम लोगों को किडनी बचानी है. Now किडनी कैंसर की एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है. जब मैं पढ़ता था तो 3 साइन बताए जाते थे किडनी कैंसर के, एंड उसका रीजन ये था कि जनरली 3 साइन एडवांस स्टेज में किडनी कैंसर से मिलते हैं. एंड प्रैक्टिकली अगर मैं आज की सरकार से देखूं तो खाली 10% लोग ऐसी उस तरह के क्लासिकल सिम्टम के साथ मेरे पास आएंगे. 80 to 90% ऑफ द किडनी कैंसर पेशेंट्स, क्योंकि आजकल रेगुलर हेल्थ चेकअप होता है, सो ड्यू टू स्क्रीनिंग या किसी और कारण से दे गेट डिटेक्टेड विद किडनी कैंसर जो अर्ली स्टेजेस में होता है. एंड इस अर्ली स्टेजेस में पूरी किडनी इन्वॉल्व नहीं होती एंड इसमें किडनी को बचाया जा सकता है. अब अगेन काफी लोगों को जब मैं समझाता हूँ मेरे पेशेंट्स को यार किडनी को बचा सकते हैं, तो उनका कंसर्न ये होता है अरे यार किडनी अभी बचा ली, कल वो दूसरी बार आ गया तो फिर क्या करेंगे. सो अगेन उसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च स्टडीज हुई जिसमें देखा गया है कि किडनी अर्ली स्टेज में जब कैंसर को बताते हैं किडनी को, तो जो दोबारा आने का जो रिस्क रहता है कैंसर का लोकल साइट पे, वो पूरा निकालने के कंपैरिजन में 1-0.5% ही फर्क है. बट अगर लॉन्ग टर्म अगर हम उसका सर्वाइवल का आउटकम देखें कितना बच रहा है पेशेंट, तो पेशेंट जिनकी किडनी बचाई जा सकती है वो ज्यादा जीते हैं, क्योंकि किडनी निकालने के बाद हो सकता है कैंसर से शायद आप 1% का एक्स्ट्रा एडवांटेज ले लो, लेकिन आप शायद हो सकता है 10% का नुकसान या हार्ट के प्रॉब्लम से बाकी दूसरी प्रॉब्लम्स का आपको ज्यादा आ जाए. तो इसीलिए इट इज एडवाइजेबल कि जहां बचाया जा सके उसको बचाया जाए. एंड रोबोटिक का मैंने एम्फसाइज किया था, कई बार एनाटॉमी इतनी कॉम्प्लेक्स होती है कि जहाँ पे मतलब मेरा ह्यूमन हैंड को पहुंचना, कई बार लैप्रोस्कोपी में कई बार वहाँ पे एरिया को एक्सेस करना मुश्किल हो जाता है, तो वहाँ रोबोटिक कम्स एज अ रेस्क्यू. तो वहाँ पे यूज विद द हेल्प ऑफ रोबोटिक सर्जरी उन कॉम्प्लेक्स केसेस में भी हम किडनी को बचा पाते हैं. Okay, that's great. But I think this urological cancer, after hearing कि उसमें कौन से कैंसर आते हैं, कौन से बॉडी पार्ट आते हैं,
I think it is one of the most painful because why कि जब बचपन में इवन बॉल लगती थी इस पार्ट पे तो चार चांद दिख जाते थे। तो जब ये कैंसर जहाँ पर होता है तो बाकी पार्ट के कंपैरिजन में यू कैन नॉट इवन रेस्ट एंड टेक ब्रेथ जब तक सांस चल रही है तब तक ठीक है। ये तो पेन इतना है कि दिस इज वेरी पेनफुल, इट इज लाइक उसमें सांस भी नहीं ले सकते। I like the analogy जो आपने बनाया, and I guess when you are talking about cricket ball and everything, तो जिसने क्रिकेट खेला समझ गए होंगे probably you're referring to testis, right? Testis cancer के बारे में। So ऐसा नहीं होता। Testis cancer on the contrary belief, जैसे मैं starting में कहा था most of the cancers are painless to start with, तो testicular cancers भी painless रहते हैं to start with most of the time, and they are not that common a cancer, urological cancers में उतना common नहीं है। बट अच्छी चीज इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है टेस्टिकुलर कैंसर का, इफ डिटेक्टेड ऑन टाइम दे आर वन ऑफ द मोस्ट क्यूरेबल कैंसर्स, जिसमें लॉन्ग टर्म क्योर बहुत ज्यादा पॉसिबल रहता है एंड इसको ट्रीट किया जा सकता है। तो इट इज अ रॉन्ग बिलीफ कि ये ठीक नहीं हो सकता। So about prostate cancer, I have heard कि सबसे ज़्यादा old age में होता है। तो is it advisable because of older age to get treated from this cancer, or it is just okay to take that? This is one of the routine questions जो मेरे पास ओपीडी में जब पेशेंट्स आते हैं, जो हमारा डे टू डे इंटरेक्शन में क्वेश्चन आता है। अब प्रोस्टेट एक्चुअली है क्या, पहले तो वो समझना जरूरी है बिफोर वी डिस्कस अबाउट प्रोस्टेट कैंसर। सो आपकी जो पेशाब की थैली से एक नलकी जाती है जिसे हम यूरेथ्रा बोलते हैं, जिसके थ्रू पेशाब आता है और जो योनि से बाहर निकलता है। सो जो यूरेथ्रा, जो मेन में जो यूरेथ्रा होती है उसके आजू बाजू एक अखरोट के जितने साइज का एक ग्रंथि होती है, ग्लैंड होती है, जिसका काम होता है हमारे जो स्पर्म बनते हैं उसके लिए फ्लूइड बनाने का, ताकि वो उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सके। उस ग्लैंड को हम बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। अब प्रोस्टेट ग्लैंड जो है, आप सबने देखा होगा कि एज बढ़ती है तो लोगों को पेशाब की तकलीफ होनी शुरू हो जाती है। तो प्रोस्टेट की जो तकलीफें बहुत कॉमन है ओल्ड एज के अंदर, एंड मोस्ट ऑफ टाइम्स ये जो तकलीफें होती है बिनाइन कंडीशन होती है, जिसमें प्रोस्टेट नॉर्मली थोड़ा बड़ा हो जाता है, बिकॉज एज वी एज प्रोस्टेट प्रॉब्लम्स आना इट्स अ एज रिलेटेड थिंग विद मेन, एंड ऑब्वियसली प्रोस्टेट कैंसर जो है वो एल्डरली एज में ज्यादा कॉमन मिलेंगे। एंड जैसा हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट एपिसोड में डिस्कस किया था, एज इज जस्ट अ नंबर, वी हैव टू चूज द पेशेंट एंड ट्रीट द पेशेंट एज पर देयर कंडीशन एंड एज पर द पेशेंट कैसा परसेप्शन है अबाउट द ट्रीटमेंट। सो प्रोस्टेट कैंसर 50-60 एज से लेकर 80-90 तक हमारे पास आते हैं, एंड ट्रीटमेंट वेरीज कि हमारे पास कौन सी एज में पेशेंट आ रहा है उस हिसाब से हम ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं। जनरली जब मैं ट्रीटमेंट डिसाइड करता हूँ, मैं देखता हूँ कि पेशेंट का लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कितने ज़्यादा चांसेस हैं कि 5 साल से ज़्यादा जिएगा, एंड कौन सा ट्रीटमेंट उसके लिए लीस्ट टॉक्सिक रहेगा। लेट्स से अगर एक पेशेंट आ रहा है 95-96 एज का, जिसका मुझे पता है कि शायद 5-6 साल में वैसे भी किसी कारण से उसकी डेथ हो सकती है, तो उसमें एक्टिवली प्रोस्टेट कैंसर ट्रीट करना शायद सेंसिबल नहीं रहेगा। तो उस केस में शायद मैं उसको जस्ट वेट एंड वॉच, यानी कि कुछ भी नहीं करूँगा, नॉर्मल एक रेगुलर स्क्रीनिंग या नॉर्मल कहीं भी ठीक है, सिर्फ आराम से रहेगी, ज़्यादा उछालने की जरूरत नहीं, पेशेंट वैसे भी ठीक ठाक रहेगी। उससे कम उम्र वालों में हो सकता है कि मैं हार्मोन थेरेपी यानी कुछ हार्मोन के इंजेक्शन दे दूं, कुछ टैबलेट्स दे दूं या कुछ सेक वगैरह दे दूं, बिकॉज जनरली अगेन लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड साइड इफेक्ट्स हमें बैलेंस करना रहता है। लेकिन आजकल एवरेज लाइफ अगर अपन देखें 70-75 साल तो बहुत कॉमन है, पेशेंट जी लेते हैं, एंड काफी लोगों का लाइफ में एक्सपेक्टेंसी और भी रहता है कि दे वांट एक्टिव सेक्सुअल लाइफ आल्सो, एंड दे वांट टू हैव एक्टिवली वर्किंग, सब कुछ एक्टिवली चाहिए उनको लेट एज के अंदर भी। ऐसे केसेस के अंदर सर्जरी कम्स एज अ मेनस्टे, बिकॉज दैट इज द गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोस्टेट कैंसर के लिए अगर अर्ली स्टेजेस में है। एंड उसके अंदर सर्जरी जो है, थैंक्स टू द इवोल्यूशन जो भी हुआ है, पहले ओपन सर्जरी में बहुत चैलेंजिंग होता था प्रोस्टेट कैंसर सर्जरी, जो ब्लीडिंग एंड काफी रिस्क रहता था। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में चैलेंजिंग रहता था, वो टाँके लेना एंड कई बार वो जो यूरिन का कंट्रोल का कंसर्न्स रहते थे। नाउ भी रोबोटिक सर्जरी आने के बाद दिस सर्जरी कैन बी डन सेफली एंड रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिल सकते हैं। तो नाउ यस आई वुड रिकमेंड कि अगर पेशेंट का सही इंडिकेशन है सर्जरी का, तो वी कैन डू दिस सर्जरी रोबोटिकली एंड वी कैन गेट वेरी गुड आउटकम। मेरे को लास्ट ईयर की मैंने डेटा के देखे, मेरे जितने पेशेंट मैंने ट्रीट किया, शायद ही किसी को आज कोई भी यूरिनरी ट्रबल है, हार्डली कोई कंप्लेंट्स है, दे आर डूइंग एब्सोल्युटली नॉर्मल एंड दे आर हैविंग एब्सोल्युटली नॉर्मल लाइफ। सो यस आई कैन स्ट्रांगली से कि प्रोस्टेट कैंसर में अगर पेशेंट सारे क्राइटेरिया फिल करते हैं, दे शुड गो फॉर इट। And one of my colleague also wanted to ask this question is that कि एक bladder cancer के related कि पेशाब की बैग लगाई जाती है after the treatment or during the treatment, I don't know exactly, but जैसे कि हमने कोलोरेक्टल कैंसर के बारे में बात करी थी, उसमें जो बैग थी, तो इसमें भी पेशाब की बैग लगाई जाती है बॉडी पार्ट के अंदर, या फिर
मतलब हर कैंसर में बैग क्यों लगाते हैं सर? मतलब व्हाट इज दिस? जस्ट प्लीज एनलाइटन मी ऑन दैट। आपकी स्टेटमेंट क्या मुझे लगता है कि मेरा नाम है कैंसर सर्जन से हटा के कैंसर बैग वाला रखना पड़ेगा। So jokes apart, very sensitive topic. Bags जो है बहुत सारे myths हैं actually. So bladder cancer मतलब क्या? पेशाब की थैली। अब जैसे रेक्टम था वो स्टूल की थैली था, पेशाब की थैली is urinary bladder। तो किडनी पेशाब बनाती है, इसको यूरेटर्स जो पाइप कैरी करके लेके आता है पेशाब। और आपने अगर सपोज ये पाइप नहीं होता, मतलब बैग नहीं होता, तो हम थोड़ा पूरे टाइम बेसिकली टॉयलेट में रहते हैं, सुसु आता रहता है, हम करते रहते और कुछ काम कर नहीं पाते। इसलिए बैग बना, इसलिए हमारे को अर्ज होती है, हम यूरिन स्टोर कर लेते हैं, कई बार इमरजेंसी होती है तो हम काफी यूरिन स्टोर कर पाते हैं एंड एकदम जाके रिलीव करते हैं। सो इसलिए इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड इसलिए इट्स अ वेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ रिलेटेड थिंग कि हाँ ब्लैडर बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है सोसाइटी में, इसका बहुत वैल्यू हो गया एक तरह से, जो हम करते नहीं है अनजाने में, लेकिन जब प्रॉब्लम आती है तब याद आता है कि हाँ कितना इंपॉर्टेंट है। ओके, सो ब्लैडर कैंसर्स अगेन जो नंबर्स हैं, मैंने हाल में जो देख रहा हूँ काफी कॉमनली डायग्नोस हो रहे हैं एंड जैसा हमने डिस्कस किया कि पेशेंट्स जो टोबैको रिलेटेड रहते हैं काफी, एंड पेशेंट्स अगेन स्टार्टिंग में ब्लीडिंग वगैरह होती है यूरिन में तो उससे डायग्नोस होते हैं एंड अगेन स्टेज के ऊपर डिपेंड करता है कि ट्रीटमेंट क्या ऑफर होगा। अर्ली स्टेजेस में जब आते हैं तो हमारे को जो दूरबीन जो हम बोलते हैं, एक्चुअल में लिटरली दूरबीन होता है जो हम लोग पेशाब की थैली के अंदर जो लेजर बोलते हैं उस तरह से डाल देते हैं एंड उसमें से ट्यूमर को छोटी सी सर्जरी करके निकाल के एंड कुछ दवाइयाँ डालते हैं ब्लैडर के अंदर ही, इससे हम थैली को बचा सकते हैं, पेशाब की थैली को पूरा निकालने की जरूरत नहीं होती। उससे थोड़ी सी लेट स्टेज जब आती है, जब वो बीमारी स्टेज 2 या स्टेज 1 के लेट में आ जाती है, तब यस तब सर्जरी का इंडिकेशन आ जाता है। कुछ हाई ग्रेड ट्यूमर्स में हमें अर्ली स्टेजेस में भी करना रहता है जब हमें पेशाब की थैली निकालनी पड़ती है। अब ये पेशाब की थैली जो है जनरली हमारी कोशिश रहता है कि अगर हो सके तो बचा सकें या फिर अगर निकालना पड़े तो आज की तारीख में हम लोग के पास टेक्निक्स हैं जिससे हम इसको पूरा नया एक थैली बना देते हैं जिससे कि थ्रू नॉर्मल पैसेज के थ्रू पेशेंट वापस यूरिन पास कर सके। सो बैग जहाँ तक हो सकता है वी ट्राई टू अवॉइड। बैग हमें किस कंडीशन में करना पड़ता है? जब पेशेंट्स बहुत ओल्ड एज में आते हैं, अब पेशेंट जो क्रॉनिक स्मोकर है, इनका लंग कंडीशन इतना खराब है कि लंबी सर्जरी झेल नहीं पाएंगे। अब उस केसेस में हमारे चॉइसेस नहीं होती, कई बहुत मोटे पेशेंट्स होते हैं जिसके अंदर जो इंटेस्टाइन की लेंथ इतनी अच्छी नहीं होती कि बैग हम बना सकें, या फिर पेशेंट के कुछ और फैक्टर्स यानी कि जो डायबिटीज हैं या फिर जो हमें लगता है कि जो स्टार्टिंग में क्योंकि जब ये बैग बनाते हैं तो केयर भी लेनी पड़ती है। बैग मतलब जब ये नॉर्मल यूरिन का जो हम बैग बनाते हैं जो कनेक्ट करने के लिए उसका अच्छा केयर लेना पड़ता है, जो हमें लगता है नहीं कर पाएंगे एंड जो काफी दूर रहते हैं तो फिर उनके लिए हमारे पास जो ऑप्शन रहता है वो हमारे पास ऑप्शन रहता है बैग बनाने का, जैसा कि राइटली यूज सेट की कोलॉन में बनाया था वैसे ही हम इसमें बनाते हैं। बट इसमें क्या रहता है वो यूरिन बैग को एक पाइप के थ्रू पंप के से कनेक्ट करते हैं, कंटिन्यूसली यूरिन अपने आप जाता रहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अगर आप उससे भी अनकंफर्टेबल हैं तो जैसे आप पेशाब करने जाते हैं 2-3 घंटे के अंदर तो बैग में वो पेशाब सस रहता है कि करेक्ट होता रहता है, आप 2-3 घंटे बाद जाओ बैग खाली कर दो वापस लगा दो एंड आपके कपड़ों नीचे चुप जाता है, तो इसलिए ऐसा कोई मेजर प्रॉब्लम आपको आती नहीं। Okay, this was it. I actually saw this in the recent movie called Animal. कि उसमें भी एक बैग का सिनेरियो कॉमिक में दे शोड बट ये सारी सो एनिमल में जो दिखाया था दैट वाज अ टेम्पररी बैग बिकॉज़ उनको इंजरी हो गया था, बट दिस इज समथिंग परमानेंट बैग की जो हम बात कर रहे हैं बिकॉज़ वंस मेड वो दोबारा रिप्लेस नहीं कर सकते। मतलब ये बाहर रहता है बॉडी पार्ट में, स्टमक पे आता है एंड बट अगेन शर्ट के नीचे चला जाता है एंड अगेन इट कैन बी मैनेज्ड वेल अगर आप प्रॉपर्ली एजुकेट करें पेशेंट को। काफी सारे पेशेंट को 5-5-6 साल हो गए आज हमारे जिनको हमने किया था एंड दे आर मैनेजिंग इट ब्यूटीफुली, उनको इतना प्रॉब्लम नहीं आता। स्टार्टिंग में ये इश्यूज आते हैं बट ग्रेजुअली यू गेट एडजस्टेड टू इट, इट्स अ न्यू नॉर्मल। कैंसर में हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं न्यू नॉर्मल, हर चीज में हम नॉर्मलिटी नहीं दे सकते, यू हैव टू गेट इट टू एज गुड एज अ न्यू नॉर्मल। एक्सेप्ट इट। ओके, so that was the beautiful. So what are the tips that you want to give to in men to maintain that urological health and सो यूरोलॉजिकल हेल्थ में जैसा हमने सबको स्टार्टिंग में वही लाइफस्टाइल चेंजेस वही घिसी पिटी बातें जो हमने की जो सुनने में घिसी पिटी है लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट, एवरीथिंग होल्ड्स ट्रू फॉर इवन यूरोलॉजिकल कैंसर आल्सो। स्मोकिंग, जस्ट प्लीज अवॉइड स्मोकिंग टोबैको, अल्कोहल नहीं, हेल्दी खाना खाइए। किडनी एंड इन सब के रिलेटेड अगर मैं कोई एक चीज अगर बोलूं तो प्लीज हाइड्रेट योरसेल्फ वेल। अपनी जो बॉडी को हम लोग सबसे नेग्लेक्टेड एंटिटी अगर खाने पीने में अगर अपन नोटिस करेंगे डे टू डे लाइफ में जो मात्रा जो पानी की हम जो लेते हैं वो सबसे कम रहती है। मैं खुद एडमिट करूंगा कि मैं भी मतलब जब सर्विस होती है तो कई बार हम लोग पूरा दिन 8-9 घंटे सर्विस में पानी नहीं पीते एंड सडनली यू रियलाइज एट द एंड ऑफ द डे कि आपने पानी नहीं पिया एंड यू आर एक्चुअली किलिंग योर किडनीज एंड बाकी जो यूरिनरी सिस्टम को। तो प्लीज पानी, हाइड्रेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो आपको करना जरूरी है। सिम्टम्स को इग्नोर मत करिए। प्रोस्टेट कैंसर या बाकी कैंसर के रिलेटेड जो मिथ है हमने काफी हद तक डीबफ किए तो एंड उसको आप हैंडल कर सकते हैं। एंड अगेन
it's not just about removal of cancer, quality of life is equally important. That is something which we try to address nowadays, and उसके अंदर जितना minimal invasive तरीके से हम लोग कर सकते हैं, we try to do it. And people should actually discuss with doctors not just about the cancer treatment but उसके after effects also, because it's not just treating cancer, it's the after effects also that we need to take care. And our endeavor as an individual, जब मैं सर की बात करता हूँ, मैं हमेशा मेरी काउंसलिंग में ट्रीटमेंट सेफ्टी एंड आफ्टर इफेक्ट्स के बारे में हमेशा बात करना पसंद करता हूँ, बिकॉज यू शुड नो द कंप्लीट स्टोरी. इंटरवल तक की स्टोरी बहुत रोमांटिक लगती है कई बार, एंड उसके बाद वो हो सकता है हमारे लिए वो स्टोरी इंटरेस्टिंग हो, लेकिन सामने वाले को लगे यार शादी होगी, लेकिन शादी बहुत कॉम्प्लिकेटेड शादी होगी. सो दैट नीड्स टू बी टोल्ड इन अ प्रॉपर मैनर सो दैट दे कैन मेक इन्फॉर्म्ड चॉइसेस. ओके, दैट्स ब्यूटीफुल. बट यस, अगर मेथ की बात करें तो मुझे एक था, प्लीज डिबंक दैट, कि जैसे कि किडनी स्टोन होता है ना, तो पीपल एडवाइजेस जस्ट लाइक फूफा जी और कई डॉक्टर तो ये फूफा को बहुत नाम करते हैं, सॉरी मेरे फूफा नहीं करते हैं. नहीं, मैं ऐसा सारे फूफा ऐसे नहीं होते कि ऐसा कि बियर पीने से किडनी स्टोन पे हेल्प होता है, तो इसमें भी यूरोलॉजिकल कैंसर में कुछ है ऐसा कि बियर पीने से कुछ है? पता नहीं, मुझे पर्सनली जब किडनी स्टोन हुआ था, आई कैन टेल यू इट इज वेरी पेनफुल. ठीक है, मैं खुद अल्कोहल नहीं पीता, तो मुझे नहीं पता बियर वुड हैव हेल्प्ड इट और नॉट. अल्टीमेटली मुझे उसकी सर्जरी करानी पड़ी थी, और इट वाज अ माइनर प्रोसीजर, बट क्योंकि इतना पेनफुल होता है, आई कुड नॉट बेयर इट. मतलब सर्जरी खत्म, मैं एक सर्जरी के टाइम पे मुझे पेन आया, मैं सर्जरी करते करते मुझे पता है मैंने कैसे सर्जरी कंप्लीट करते ही विद इन 10 मिनट्स आई वाज विद माय फ्रेंड कि भैया इसको स्टोन को निकाल दे, और आधे घंटे में स्टोन निकाला था. वो कि सबसे बड़ी रिलीफ धरती की मुझे मिली. सो दैट इज हाउ वो स्टोन पेन इज. बट बियर के बारे में आई डोंट नो अबाउट कि कैंसर प्रिवेंट करेगा नहीं करेगा, क्योंकि टू बेस्ट ऑफ माय नॉलेज कोई भी बियर कैंसर प्रिवेंट नहीं करेगी. इनफैक्ट इट कैन कंट्रीब्यूट टू कैंसर्स. सो सम पैंक्रियाटिक कैंसर्स अल्कोहल की वजह से हो सकते हैं, एंड बियर का देयर आर सम लिटरेचर ऑल्दो नॉट वेरी स्ट्रांग, इट कैन कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स ब्लैडर कैंसर आल्सो. तो आप जो सोच रहे हो कि बचाएगा, इनफैक्ट वो ज्यादा नुकसान करेगा. एंड बियर का जो लॉजिक है कि स्टोन के लिए लॉजिक क्या है कि बियर पीने से डाययूरेसिस होता है बॉडी के अंदर, मतलब पेशाब ज्यादा बनता है. ज्यादा पेशाब, कोई भी दारू पियो तो आपको ज्यादा पेशाब आएगा, दैट इज अ नॉर्मल फिनोमेना, एंड उस प्रेशर से वो स्टोन शायद फ्लश आउट हो जाएगा, इसलिए दैट इज व्हाई पीपल रिकमेंड इट. बट उससे बेटर वे है बियर क्यों पीनी, पानी पी लो, शिकंजी पी लो, बियर क्यों पीनी. तो आई ड्यू अब जाने वाले लोग पीछे हट जाए, देख लो, अभी सर ने तो मना कर दिया. But thank you so much for watching, and I hope you got a beautiful knowledge about cancer, and that's what we wanted, to give. So, and thank you so much for being with us, and you shared, commendable knowledge. And literally, the passion I am just to see, to treating cancer patient, it is something motivating and inspiring for us to in our, work and our domain. So, thank you so much for being with us, and thank you so much guys for watching it, and we'll hope कि आगे हम दूसरे नए कैंसर के साथ भी आए और दूसरे टॉपिक के साथ भी. इनका मतलब नए कैंसर, आई मीन नए कैंसर टॉपिक, आई गेस. Of course, name cancer is not a next cancer topic. So you get it, guys. You are more brilliant than me. And yes, I would like to thank my team also for curious questions to ask. And of course, still I would say we will work more to ask a more troubleful question to Sir also, and he'll love us for that. So thank you so much, guys, and see you next time. Until then, stay healthy. Take care.